स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और चुनावों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़े वादे किए गए थे और ये कहा गया था कि हम अलायंस यानी कि गठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। और इसी के चलते असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया था उत्तर प्रदेश की एक पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, जिसको लेकर कल अध्यक्ष यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मीटिंग हुई लखनऊ में मेरियट होटल में। और उसकी मीटिंग के बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें की गई दोनों की तरफ से और हाथ में हाथ डालकर घूमे गए, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बातें कही गई कि अब उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिमों की राजनीति नहीं चलेगी। बड़े वादे तो कर दिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, पर आज उसी गठबंधन में अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो शर्मनाक हरकत कल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से की गई कि सालार गाजी की मजार पर जाकर उन्होंने चादर चढ़ाई और उसके बाद दरार पड़ना स्टार्ट हो गई। अब हम आपको बताएं कि कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने भी इन दोनों को लेकर यानी कि ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि बस्तियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और धर्म को लेकर इस तरीके से टिप्पणियां करती हैं। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरीके से महाराजा सोहेल देव की तरफ से हराया गया था और मौत के घाट उतारा गया था आक्रांता सालार गाजी को, और उसी सालार गाजी की मजार पर जाकर चादर चढ़ाकर आना और उसके बाद ये बोलना उत्तर प्रदेश में मुसलमान और यादवों की राजनीति नहीं चलेगी। अगर उत्तर प्रदेश में ये सारी राजनीति नहीं गए चलेगी और राजनीति सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश असदुद्दीन ओवैसी गए थे, तो फिर सालार गाजी की मजार पर जाने की क्या पड़ी थी और क्यों चादर चढ़ाने गए थे? ये सवाल उठ रहा है लगातार जनता की तरफ से कि एक तरफ मुसलमानों को लेकर राजनीति करते हैं, मसीहा बनते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरी तरफ उस आक्रांता की मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं जिसने हमारे देश के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी गलत किया, गद्दारी की। यानी कि गजनबी मोहम्मद गजनबी का भांजा था सालार गाजी, और ऐसे एक आक्रांता की मजार पर जाना, चादर चढ़ाना और उसके बाद सोहेल देव की पूजनीय भूमि से ही आने वाले ओम प्रकाश राजभर और सोहेल देव के यानी कि महाराजा सोहेल देव के नाम पर ही पार्टी बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ही नहीं बल्कि जनता की तरफ से, उत्तर प्रदेश की बहराइच की जनता की तरफ से भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ राजनीति में ये कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता ये बयान देते हैं कि धर्म को अलग रखना चाहिए और विकास को लेकर राजनीति होगी, और दूसरी तरफ धर्म को लेकर किस तरीके से चीजें की गई हैं। अनिल राजभर की तरफ से यह भी कहा गया है कि दरवाजे बंद हैं बस्तियों के लिए और देश और समाज और हिंदू समाज के साथ साथ देश का भी अपमान किया है असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने। एक और बात यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कल असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ के बहराइच में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कई सारे निशाने साधे गए और विकास को लेकर टिप्पणी करने वाले खुद असदुद्दीन ओवैसी सालार गाजा की मस्जिद पर जाकर, मजार पर जाकर माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद विकास और हिंदू, मुसलमान और यादवों की बात करते हैं। और वहीं पर यह कहते हैं कि लाखों मौतें हुई सरकार की वजह से, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए गए। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जहां पर खड़े हुए असदुद्दीन ओवैसी अपने लोगों के लिए ये प्रवचन दे रहे थे, वहां पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। ये पिक्चर्स आप देखेंगे, अगर ये वीडियो पूरी आप देखेंगे कि जहां पर असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके से हमारी जीत होगी, और मुस्लिम वोटरों को भी भड़काने का ही काम किया जा रहा है कि आप बातों में ना आए, हम सारी चीजों में ना आए। और वहां पर लोग खड़े जो लोग हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है, ना किसी ने मास्क लगा रखा है। वहां पर खड़ी हुई महिलाएं हैं ऐसी जिन्होंने चश्मा तो लगा रखा है पर मास्क लगाना शायद भूल
गए। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले असदुद्दीन ओवैसी जो बार बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पर एक सवाल नहीं पूछ रहे उस जनता से कि अगर जान की फिक्र है तो मास्क लगा लीजिए। वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहा हूं तो इस जनता से भी कह दूं कि मास्क लगाए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ी हो जाए। वहां के लिए असदुद्दीन ओवैसी को जनता की परवाह नहीं है कि यहां से भी कोविड फैल सकता है। अगर कोविड की बात करें तो कोविड को लेकर प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी खुद कितनी ज्यादा बड़ी गलतियां कर रहे हैं ये आज जनता को दिख रहा है और जनता लगातार सवाल पूछ रही है ओम प्रकाश राजभर से भी कि आप जिस समाज से आते हो और जिस महाराजा के नाम पर आपने पार्टी बना रखी है, जिस संस्कृति को सहेजने की बात ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के द्वारा करते हैं और आज असदुद्दीन ओवैसी की हाथों में हाथ डालकर उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमा जा रहा है और वादे किए जा रहे हैं कि 2022 में इस तरीके से वोट ना दें, यादवों के चक्कर में ना आए, मुसलमानों की राजनीति में ना आए और A to Z काम की विकास को लेकर बात होगी। ये कौन सा विकास है जो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी करना चाहते हैं, जनता बखूबी समझ रही है। अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी के उन पुराने बयानों को लेकर जिनकी वजह से वो आज तक फेमस हैं। लगातार इस तरीके से विकास को लेकर बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी से आज जनता सवाल पूछ रही है कि हैदराबाद से तो सांसद हैं, आखिरकार कौन सी छवि बदली गई है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में आकर मौतों को लेकर सवाल उठाते हैं और उस प्रियंका रेड्डी नाम की लड़की को भूल जाते हैं जो हैदराबाद में ही रेप के बाद जिंदा जला दी गई थी और इसको लेकर भी एक शब्द नहीं बोला गया था असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कि आखिरकार हो क्या रहा है हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकाने के चक्कर में शायद असदुद्दीन ओवैसी ये भूल गए हैं कि उनका काम क्या है हैदराबाद में। अब अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर 2022 में विधानसभा के चुनावों को लेकर तो गठबंधन को लेकर पहले ही असदुद्दीन ओवैसी बोल चुके हैं कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इस बात का जो जवाब है वो कार्यकर्ता देंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ की एक ही नीति है। एक तरफ तो वो बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर वो आज तक चल रहे हैं, गुंडे माफिया गैंगस्टरों को जिस तरीके से एक के बाद जेल में डाला जा रहा है, हर माफिया को उसके कर्म के अनुसार सजा दी जा रही है, तो दूसरी तरफ वो कर्म को लेकर चलते हैं और यही बात पर उन्होंने जवाब दिया कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े नेता हैं और उनका जो चैलेंज है वो स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब वो काम के आधार पर जनता बताएगी कि 2022 के चुनावों में आखिरकार कौन संभालेगा उत्तर प्रदेश और कौन है सक्षम उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए, जनता को संभालने के लिए। और भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बात करें, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं है जो इस तरीके का बयान दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें या फिर जो अन्य दल हैं उनकी भी बात करें तो ये भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि हर दल की तरफ से इसी तरीके का प्रयास किया जा रहा है और उस पर भी नजर बनी हुई है योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही सपा का एक घोटाला निकल कर आया है, गोमती रिवर फ्रंट, जिसको लेकर ये कहा गया था कि ये तो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट में ही घोटाला करने वाले अखिलेश यादव आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता 350 सीटें से भी ज्यादा सीटें देंगी। मतलब टोटल विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है और उसमें से दावेदारी करने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि 350 सीटें आएंगी। दूसरी तरफ मायावती की तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जनता जानती है कि किस तरीके से कोविड के काल में योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकार के द्वारा काम किया गया है और विपक्षियों के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इतनी मौतें हुई हैं कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में और यही असदुद्दीन ओवैसी कोरोना का हाल भूल जाते हैं कि आखिरकार क्या हाल है हैदराबाद में। अगर यहीं पर हम और भी पार्टियों की बात करें, अखिलेश यादव जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को भड़काते हैं जिसकी वजह से तमाम लोगों की जान चली गई,
जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, और वहीं पर ये भी उंगली उठाते हैं कि इतनी मौतें हो गई कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में। विपक्षियों का चाहे जो भी कहना हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक सभी ने सराहना की है योगी मॉडल की, और ये भी कहा है कि यही मॉडल अपनाना चाहिए और भी राज्य सरकारों को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अपनाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पार्टियों की तरफ से इसी तरीके से तमाम बातें और प्रोपेगेंडा चलाए जाते रहेंगे। जनता जानती है कि किसने अच्छा काम किया है और कौन बेहतर है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और आने वाले सालों के लिए। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।